अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हमने चैप्टर नंबर 2 का जो आज टॉपिक डिस्कस कर चैप्टर नंबर 1 का जो आज टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है थर्मो रेगुलेशन। थोड़ी सी बात बेसिक थर्मो रेगुलेशन के ऊपर करेंगे और फिर प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर बायोलॉजी का है, होम्योस्टेसिस। तो थर्मो रेगुलेशन जो है इसकी बेसिक डेफिनेशन है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज, यानी टेम्परेचर को एक नॉर्मल रेंज के अंदर रखना। देखें, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम होम्योस्टेसिस है। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है एक स्टेडी स्टेट मेंटेन करना, एक स्टेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करना, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसमें चेंज ना आने देना। हमने देखा था कि बॉडी जो है वो वाटर और सॉल्यूट का बैलेंस भी मेंटेन करती है, जिसे ऑस्मो रेगुलेशन कहा। जो कचरा बनता है बॉडी के अंदर उसे बाहर भी निकाला जाता है, जिसे एक्सक्रीशन कहा गया। और फिर टेम्परेचर को भी कंट्रोल किया जाता है, इस पर हमने बात करनी है। तो ये जो टेम्परेचर का कंट्रोल है वो तमाम तरीके जिससे टेम्परेचर को चेंज होने से रोका जाता है, ना बढ़ने दिया जाता है एक रेंज से और ना कम होने दिया जाता है, वो तमाम तरीके मिलाकर कहलाते हैं थर्मो रेगुलेशन। अब ये थर्मो रेगुलेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो टेम्परेचर का चेंज है ये इन्फ्लुएंस करता है दो चीज़ों को। नंबर 1, मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ को। जो सेल मेम्ब्रेन है उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं टेम्परेचर के बढ़ने या कम होने से। और दूसरी चीज़ मेटाबॉलिज्म को, सेल्स के अंदर जो काम हो रहा होता है, जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, कोई चीज़ बन रही होती है, कोई चीज़ टूट रही होती है, ये तमाम चीज़ें इन्फ्लुएंस होती हैं टेम्परेचर के चेंज होने से। कैसे होती हैं ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक्टिव लाइफ का जो टेम्परेचर है, यानी वो कितनी रेंज है टेम्परेचर की कि जिसमें आपको ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हुए नज़र आते हैं, तो वो 10 डिग्री से लेकर 35 डिग्री। ऐसा नहीं है कि 10 डिग्री से नीचे कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा और ऐसा भी नहीं है कि 35 डिग्री से ऊपर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो आप देखते हैं तो वो 10 डिग्री से 35 डिग्री के दरमियान जो है वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। तो हम इसे कहते हैं कि ये रेंज है फॉर एक्टिव लाइफ। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो इसी रेंज के अंदर हमें नज़र आते हैं कि सर्वाइव कर रहे हैं ना। हमने बात करनी थी मेनली प्लांट्स के अंदर हाई और लो टेम्परेचर के अंदर जो है ये प्लांट्स कैसे अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं। तो पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं हाई टेम्परेचर की, बिकॉज हाई टेम्परेचर इज़ वेरी इजी। तो हाई टेम्परेचर ज़्यादा हार्मफुल है लो टेम्परेचर से। क्या रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये है कि आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ कर आए हैं कि बॉडी के जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन्हें स्पीड अप करने की जिम्मेदारी होती है एंजाइम्स की। और एंजाइम्स होते हैं टेम्परेचर सेंसिटिव, यानी टेम्परेचर के चेंज होने से एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो चूँकि एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं ज़्यादातर, और प्रोटीन के अंदर बॉन्ड्स होते हैं, तो जब भी किसी बॉन्ड को बहुत ज़्यादा एनर्जी दी जाती है तो वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो एंजाइम्स हाई टेम्परेचर के ऊपर डी नेचर हो जाते हैं। जब एंजाइम डी नेचर हो जाएंगे तो हमारी बॉडी के जो रिएक्शन है या प्लांट की बॉडी के जो रिएक्शंस है वो कोई नहीं कर सकेगा और उसकी वजह से प्लांट की डेथ भी हो सकती है। तो प्लांट्स इनिशियली क्या करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है प्लांट जो है वो एक प्रोसेस जिसका नाम ट्रांसपायरेशन है वो इंक्रीज कर देते हैं। अब ये ट्रांसपायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसके अंदर प्लांट्स की बॉडी से जो पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो लूज होता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो केमिस्ट्री के अंदर कहीं आपको पढ़ाया जाता है कि जो एवापोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस होता है। क्या मतलब है इसका? देखिए, आप पढ़ते हैं कि अगर ये एक वेसल है, एक बर्तन है जिसके अंदर पानी मौजूद है और ये पानी लिक्विड की फॉर्म में है, अगर आप इसे हीट देते हैं तो ये पानी जो है ये वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखिए, लिक्विड से वेपर की वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हीट लगी है। तो वो हीट इसने कहाँ से ली है? वो हीट इसने इस बर्तन से ली है। तो जब ये वेपर यहाँ से जाएगा तो इसकी हीट लेकर जाएगा, तो इसकी टोटल हीट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके पास अगर 100 जूल्स हीट थी और 5 जूल्स हीट जो है वो लग गई है वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 5 जूल्स ये लेकर चला गया है, जिसके बाद अब इसकी 100 जूल्स एनर्जी नहीं बची बल्कि 95 जूल्स बची है। तो बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट की बॉडी से, लीव से जब वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में उड़कर जाते हैं तो वो बेसिकली प्लांट की बॉडी से हीट लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट को कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमारे अंदर स्वेटिंग होती है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो हम स्वेटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, बॉडी जो है वो खुद से स्वेटिंग स्टार्ट कर देती है। तो जो वाटर हमारी बॉडी से एवेपोरेट हो रहा होता है वो बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर लेकर जा रहा होता है और कूल डाउन कर रहा होता है। अच्छा, ये काम चलता है 40 डिग्री तक। 40 डिग्री तक तो प्लांट जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपायरेशन। लेकिन 40 डिग्री के बाद, 40 डिग्री पे या उससे ऊपर जो है प्लांट्स एक एडिशनल काम करते हैं। वो ये करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाते हैं जिनको नाम दिया गया है हीट शॉक प्रोटीन्स। अच्छा, अब ये हीट शॉक प्रोटीन्स जो है ना, ये बेसिकली जिसे आप कहते हैं कि सबकी जो तकलीफ़ है या सबकी जो मुसीबत है वो अपने सर लेने वाली होती हैं।
तो ये बड़ी प्यारी प्रोटीन है। ये करती क्या है, ये अगर सेल है तो सेल के अंदर हमारे पास, ये हमारे पास एक सेल है, तो सेल के अंदर हमारे पास काम की प्रोटीन्स भी हैं, ठीक है, ये बहुत सारी काम की प्रोटीन्स हैं और ये एंजाइम है, और ये बीच में बैठी हुई है हीट शॉक प्रोटीन। तो जितनी भी हीट इस सेल के ऊपर आ रही होती है वो तमाम मॉलिक्यूल्स को नहीं मिलती, बल्कि वो सारी की सारी हीट ये प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जब ये सारी की सारी हीट ये प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेंगी तो ये ब्रेक हो जाएंगी। प्लांट्स जो हैं ये और बनाएंगे हीट शॉक प्रोटीन, वो अगेन तमाम हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो इस तरह से ये सेक्रीफाइस कर रही हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर रही हैं ताकि बाकी एंजाइम्स को और दूसरी जो प्रोटीन्स हैं उन्हें डीनेचर होने से बचाया जा सके। तो बेसिकली ये खुद जो है वो सेक्रीफाइस हो रही हैं और प्लांट के सेल के जो बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के जो बाकी प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय होने से, उनको डीनेचर होने से बचा रही हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। नंबर वन कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है प्लांट्स ट्रांसपायरेशन बढ़ा देते हैं ताकि उन्हें कूलिंग इफेक्ट मिले, और 40 डिग्री या उससे अबव जो है वो कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज की जाते हैं जिन्हें हीट शॉक प्रोटीन्स कहा जाता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है भाई हाई टेम्परेचर के अंदर, तो एक तो एडेप्टेशन ये है कि प्लांट्स के ऊपर शाइनी क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल क्या है, लीफ के ऊपर एक लेयर होती है जिसकी वजह से आपको वो शाइनी नज़र आ रहे होते हैं। ये जो क्यूटिकल है ये बनी होती है बेसिकली लिपिड से, और लिपिड की कौन सी टाइप, लिपिड की एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं वैक्स। अच्छा, अब लिपिड और पानी की बनती नहीं है, लिपिड और पानी की बनती नहीं है, तो एक तो ये ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ट्रांसपायरेशन हो जाए, अगर प्लांट बहुत ज़्यादा ट्रांसपायरेशन करने लगे तो क्या होगा, ज़्यादा पहले तो एक्सेस वाटर जाएगा और उसके बाद जो ज़रूरत का पानी है वो भी चला जाएगा, तो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो ट्रांसपायरेशन भी रिड्यूस करता है एक तो ये शाइनी क्यूटिकल, और दूसरा ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, क्योंकि ये शाइनी है तो इसके अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी है कि जो सनलाइट पड़ रही थी उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, तो प्लांट का टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता। दूसरा जो काम है वो क्या किया जा सकता है कि स्मॉल लीफ सरफेस एरिया, ये अगेन किस चीज़ को कम करने के लिए है, ये ट्रांसपायरेशन को कम करने के लिए है। अगर लीफ इतना बड़ा है, ये अगर लीफ का साइज़ है, इस पूरे सरफेस एरिया को हम कहते हैं लेमिना, तो जितना बड़ा लीफ होगा उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, तो लीफ का साइज़ छोटा किया जा सकता है ताकि ट्रांसपायरेशन कम हो, क्योंकि मैंने बताया कि ट्रांसपायरेशन में पहले तो एक्स्ट्रा वाटर जाता है, फिर ज़रूरत का पानी भी चला जाता है। तीसरी चीज़ क्या की जा सकती है, विल्टिंग। विल्टिंग के अंदर क्या होता है, ये लीफ जो है ये इस कंडीशन से आ जाएगा इस कंडीशन में। जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, देखिए जब ये इरेक्ट था तो इस पर धूप पड़ रही थी हर जगह, जब ये विल्टिंग कंडीशन के अंदर आ गया तो इस पर धूप नहीं पड़ी, क्योंकि सन ऊपर है तो इसका जो सरफेस एरिया है वो कम हो गया, तो ट्रांसपायरेशन रिड्यूस हो जाएगी। तो ये सारे तरीके हैं जो कि प्लांट्स हाई टेम्परेचर के अंदर अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाते हैं लो टेम्परेचर की तरफ। तो मैंने बताया था हाई टेम्परेचर ज़्यादा हार्मफुल है, लो टेम्परेचर इतना हार्मफुल तो नहीं है, बट स्टिल ये नुकसान पहुंचाता है। कैसे? क्योंकि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फ्लूइड नेचर को अफेक्ट करता है। आपने चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सॉलिड नहीं है, बल्कि वो फ्लूइड की फॉर्म के अंदर है। उसका आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ा होगा कि जैसे एक दरिया है, लिपिड का दरिया है, और उसके अंदर प्रोटीन के टुकड़े जो हैं वो तैर रहे हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से ये फ्लूइड नेचर है, ये सॉलिड नहीं है। लेकिन जब टेम्परेचर लो होता है तो इसका जो फ्लूइड नेचर है वो चेंज होने लगता है और सॉलिड की तरफ जाने लगता है। अब देखिए बहुत आसान सी बात है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसको मैं पीसेस में बना रहा हूँ, ये सेल मेम्ब्रेन है। अब अगर ये वाला मॉलिक्यूल आना चाह रहा है अंदर, तो क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन के पीसेस बनाए मैंने, ये इस तरफ मूव करेगा और ये इस तरफ मूव करेगा, जगह बन जाएगी और ये अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर की वजह से इसका फ्लूइड नेचर ख़त्म हो जाए तो ये हो जाएगा सॉलिड, ये पूरी सेल मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, सॉलिड हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है चीज़ों का अंदर आना सेल के और सेल से बाहर जाना वो मुतासिर होगी। तो ये मसला है लो टेम्परेचर का कि सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड नेचर ख़त्म हो जाता है, वो सॉलिड हो जाती है, उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बन सकते हैं, और जिसकी वजह से जो ट्रांसपोर्ट है सॉल्यूट की वो डिक्रीज़ होती है। अब इससे बचने के लिए प्लांट्स जो हैं वो दो काम करते हैं। पहला काम जो है ये अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्रीज़ करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसका क्या फ़ायदा होता है, तो इसके लिए मैं आपको लेके चलूँगा फर्स्ट ईयर के अंदर। ये आपकी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक था जो आप लिपिड्स के अंदर पढ़ कर आए थे चैप्टर नंबर 2 में, एसाइल ग्लिसरॉल। एसाइल ग्लिसरॉल को दो और नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या इन्हें हम कहते हैं ट्राई ग्लिसराइड। कैसे बनता है एसाइल ग्लिसरॉल? एसाइल ग्लिसरॉल बनाने के लिए आपको चाहिए होता है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और उसके साथ लगाने होते हैं 3 फैटी एसिड।
तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल या ट्राई ग्लिसराइड। ये मैं बना के दिखाता हूँ। देखिए ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल बेसिकली अल्कोहल है। ये अब आप सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अल्कोहल हर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है कि जिसके अंदर OH ग्रुप लगा होता है। तो जो ग्लिसरॉल है उसके अंदर 3 OH लगे हुए होते हैं, तो ये ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है। ये पूरा फॉर्मूला नहीं है, बस सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, फैटी एसिड क्या है? आपने अमाइनो एसिड पढ़े थे फर्स्ट ईयर के अंदर, उसमें ना एक तरफ ये वाला ग्रुप लगा हुआ था COOH, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अगर इसके पीछे एक कार्बन की लंबी सी चेन लगा दी जाए, कितनी लंबी, तकरीबन 12 से 20 कार्बन की चेन लगा दी जाए, तो ये जो लॉन्ग चेन है लॉन्ग चेन है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड की इस लंबी चेन को हम नाम देते हैं फैटी एसिड का। तो फैटी एसिड कोई अलग से चीज़ नहीं है, इट इज़ अ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, इसके साथ आपने यहाँ लगाना है फैटी एसिड, इसके साथ यहाँ लगेगा फैटी एसिड, इसके साथ यहाँ पर भी लगेगा फैटी एसिड। अब ये जो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर एक ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड है, ये कहलाता है एसाइल ग्लिसरॉल। अब आपने पढ़ा था कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक सैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल और एक अनसैचुरेटेड। तो ये फ़र्क कैसे आता है? तो देखें इस फैटी एसिड के अंदर सारे बॉन्ड जो नज़र आ रहे हैं वो हैं सिंगल। तो अगर ऐसे फैटी एसिड हैं कि जिसके अंदर सारे सिंगल बॉन्ड हैं, तो ये जो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा ये कहलाएगा सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब सारे सिंगल बॉन्ड। और अगर इसके अंदर कहीं पर डबल बॉन्ड है या कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब हम इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और इससे जो एसाइल ग्लिसरॉल बनेगा वो कहलाता है अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो सैचुरेटेड वाले हैं उनका एक और नाम होता है, दे आर नोन एज फैट्स। और अगर आप इन्हें देखें रूम टेम्परेचर के ऊपर तो ये सॉलिड होते हैं। लेकिन जो अनसैचुरेटेड होते हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ऑयल, और अगर आप इन्हें रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें तो ये लिक्विड होते हैं। इसका मतलब क्या है? जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो सॉलिड होगा, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा वो लिक्विड रहेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड, अगर आप इसके अंदर ऑयल के अंदर अगर आप सैचुरेटेड फैटी एसिड डालना शुरू कर दें तो ये सॉलिड बनता जाएगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा उतना ज़्यादा ऑयल रहेगा, उतना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो प्लांट क्या कर रहे हैं? प्लांट अपनी सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का अमाउंट बढ़ा रहे हैं ताकि ये क्या रहे, ताकि ये लिक्विड रहे और इसके अंदर आइस क्रिस्टल्स फॉर्म ना हो और ये सॉलिडिफाई ना हो। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है? प्लांट्स एक और काम करते हैं, फ्रक्टोज जो है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैक्राइड है, ये फ्रक्टोज को मिलाकर एक अदद पॉलीमर बनाते हैं जिसका नाम है फ्रक्टेंस। ये फ्रक्टेंस जो है ये इनके साइटोप्लाज्म को कूल होने देता है, ठंडा होने देता है, लेकिन उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स बनने नहीं देता। तो ये 2 काम हैं जो कि प्लांट्स करते हैं लो टेम्परेचर के अंदर। नंबर 1, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बढ़ाते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और अपने साइटोप्लाज्म के अंदर, और दूसरा काम क्या करते हैं ये फ्रीजिंग टॉलरेंस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना फ्रीजिंग टॉलरेंस, के फ्रीज नहीं होने देते, ये किसकी मदद से करते हैं? फ्रक्टोज का एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे फ्रक्टेंस कहते हैं। ये फ्रक्टेंस जो है ये साइटोसोल को, साइटोसोल साइटोप्लाज्म का लिक्विड पोर्शन है, उसे सुपर कूल होने देता है, बहुत ठंडा होने देता है, लेकिन आइस क्रिस्टल्स नहीं बनते साइटोप्लाज्म के अंदर। आइस क्रिस्टल्स कहाँ बनते हैं? आइस क्रिस्टल्स बनते हैं सेल वॉल के अंदर। सेल वॉल के अंदर आइस क्रिस्टल्स बनना जो है वो कोई नुकसानदेह बात नहीं है। क्यों? आपने अगर प्लांट सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा ये हमारे पास 2 सेल हैं, ठीक है, और ये इसके अराउंड सेल वॉल है। आपने पढ़ा इसकी मल्टीपल लेयर्स होती हैं, एक मिडिल लैमेला होता है, फिर एक प्राइमरी वॉल होती है, फिर एक सेकेंडरी वॉल होती है। आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैं सेल वॉल जो है वो चारों तरफ नहीं बना रहा, कुछ एरिया है कि जहाँ पर ये सेल वॉल मौजूद नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, कुछ एरियाज़ के अंदर ये सेल वॉल जमा नहीं होती और यहाँ से 2 सेल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। ये एरियाज़ के जहाँ पर सेल वॉल नहीं होती ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा।
ये फर्स्ट ईयर के अंदर सेल वॉल का जो टॉपिक था उसके अंदर लिखा हुआ था प्लाज्मोडेस्मेटा। इन प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड होता है। तो अगर यहाँ आइस क्रिस्टल्स बन भी गए सेल वॉल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं बनने चाहिए और प्लाज्मोडेस्मेटा के अंदर नहीं बनने चाहिए, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। तो दिस इज हाउ प्लांट्स जो है वो लो टेम्परेचर के अंदर अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं।